Hey everyone, welcome to our channel. So आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1, केमिस्ट्री क्लास 11। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड है क्या चीज़? दो एटम्स के बीच में the bond between two atoms which is formed by sharing of electrons or complete transfer of electrons is known as a chemical bond। तो हम केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? कोई भी हमारे दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो ये है आपका केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ये कैसा प्रोसेस होता है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि that when two atoms approach to each other, attractive force dominant होता है। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्स, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, है ना। अब देखो ये बॉन्ड बनता कैसे है, एक बार इसे थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। ये हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं एंड ये उसकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रेड कलर से मैंने रिपेल डिनोट करा है। एंड इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगी, बट यहाँ ये भी तो चीज़ हमें देखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसी वजह से जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं। अभी ग्राफ बनाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, प्लस माइनस एंड हेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, ऐसे। ये यहाँ पर क्या है हमारी, ये डिनोट कर रहा है बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है? ये है बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन फोर्स, बट इस पॉइंट पर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स के, एंड देन इसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स ही ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्स। देखो ये कैसे हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जब ज़्यादा होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम चाहिए। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, ये जो एनर्जी है ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट यहाँ पर अप्रोचिंग टू ज़ीरो है ना। या पोटेंशियल एनर्जी अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। यहाँ क्या हो रहा होगा? स्टेबिलिटी बढ़ रही है।
मत क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से। ठीक है। एंड यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे नेगेटिव में जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास यहाँ है। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ये हमने बताया, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है। इट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में। ये हमारे पास दो एटम्स है, इनके न्यूक्लियस के बीच में ये डिस्टेंस, एंड ये इस डिस्टेंस को कहा गया है, ये है बॉन्ड लेंथ। एंड ये एक्चुअल में होती कितनी है? 74 पिकोमीटर होती है। हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, 74 पिकोमीटर। ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दो एटम्स के बीच में, ये उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। देखो, अब जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, है ना। देखो, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर मेरा 3 है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। बट अगर मेरा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मेरा, बॉन्ड ऑर्डर हम यही तो निकालते हैं, यही तो लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कार्बन है, आपको इसे अरेंज करके लिखना है विद बॉन्ड लेंथ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 2 1। अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी क्या है? कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है। जैसे कि H2 है, H2 इज़ 435.5 किलो जूल पर मोल। 435.5 किलो जूल पर मोल, 435.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? एंडोथर्मिक। देखो, अगर हम बॉन्ड बना रहे हैं सो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंड बॉन्ड एनर्जी, जो ये बॉन्ड एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेट सपोज कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब
बॉन्ड एनर्जी क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जो इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एंड वहीं सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसमें थोड़ी कम ताकत लगेगी, बट इसमें बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी हमारी लग जाएगी। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कह लो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कह लो। तो ये आयनिक बॉन्ड क्या है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड है जो कि हमारे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब कोई भी एटम है एंड उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एंड ये क्या है, ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। ये क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ये किस में टूटता है, Na+ एंड Cl- में टूटेगा। नाउ क्लोरीन, अब देखो ये 3 हैं, NaCl, ये 3 इक्वेशंस हैं। जब हम NaCl को डिसोशिएट कर रहे हैं, सॉरी सोडियम को जब हम डिसोशिएट कर रहे हैं तो ये Na+ एंड Cl- बन रहा है ना, Na+ एंड Cl- बन रहा है। ये क्या है, एक मिनट, ये कैसे बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। ये दोनों डिसोशिएट हो रहे हैं Na एंड Cl, तो ये हमारा क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। सो दैट इज़ योर लेटेस्ट एनर्जी। क्या है ये, लेटेस्ट एनर्जी। अब फेवरेबल कंडीशंस देख लेते हैं कुछ, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। अब एनर्जी आयनाइजेशन मेटल की कम होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए। एंड थर्ड, हाई लेटेस्ट एनर्जी होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की ज़्यादा होनी चाहिए, हाई लेटेस्ट एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन वन मोर आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है व्हेन वन मोर आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। अब दूसरी हम बात करते हैं दूसरे बॉन्ड की। तो दूसरा बॉन्ड क्या है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर हमारा कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लुईस ऑक्टेट थ्योरी देखें, लुईस ऑक्टेट थ्योरी, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms are combined together to complete their octet or doublet in their valence shell. This can be possible by sharing of electrons or by gaining or losing of electrons. This can be possible by sharing of electrons or gaining or losing of electrons. This is known as law of octet rule. According to Lewis, only those compound will be stable which follow octet rule. Lewis octet theory क्या कहती है कि जो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा इट मीन्स वो कंपाउंड स्टेबल है। देखो लुईस डॉट सिंबल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड कोई भी हेलोजन। एंड ज़ेनॉन। अब हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम सॉरी लिथियम का पहले करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड किसी भी हेलोजन का करें। हेलोजन्स क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यही हमारे हेलोजन्स हैं। अब देखो जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं उनका तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो पूरे 8 के 8 आ जाएंगे। अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो साथ के साथ बनाते रहना, ये हमने पहले 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं। H2, F2, O2, N2 एंड HF, CH4। अभी के लिए ये बनाओ, अभी और भी करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, ये ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ ये लिख देंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बन गया, फ्लोरीन, ये एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन के 4 आ गए, ये हाइड्रोजन का एक एक आ गया, बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट 7th पर, अब पहले तो एक चीज़ समझो कि हम सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये CH4 था, ये तो चलो आपने 9th में पढ़ा है, सो यू हैव अ कॉमन सेंस कि आप कार्बन को बीच में रखोगे एज अ टर्म, एज अ सेंट्रल एटम। बट बाकी के फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया PCl5, तो इसमें आप सेंट्रल एटम किसे बनाओगे?
तो देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई हमें करना है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट शुड बी लेस, उसके खुद के उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। जैसे PCl5 है, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स किसके कम है, फॉस्फोरस के कम है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बड़ा होना चाहिए, हमें पता है फॉस्फोरस का भी साइज बड़ा ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए सेंट्रल एटम की। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये मैंने आपके पीरियोडिक टेबल लिख दी, ठीक है। ये 15, 16 एंड ये 17 ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इस तरह से जाए तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। इस पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सबसे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होता है, रिमेंबर इट, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होता है। अब नीचे देखें तो यहाँ क्या होती है, डिक्रीज़, एंड ऐसे देखें तो इस तरह से डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आपका क्लोरीन यहाँ है एंड ये फॉस्फोरस यहाँ पे है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन की ब्रोमीन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है ऑब्वियसली। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इस वाले पीरियड में। तो यहाँ क्लोरीन की तो होगी, इन सबसे ज़्यादा तो इन वाले मेटल्स की ही होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ फॉस्फोरस की होगी। इसलिए यहाँ फॉस्फोरस तीनों सिचुएशंस फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इसे सेंट्रल एटम लेंगे। टर्मिनल एटम्स हमेशा ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड ये जो फ्लोरीन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये आपके हमेशा टर्मिनल एटम होंगे, ऑलवेज ये टर्मिनल एटम होंगे, ठीक है। जनरली जो भी हेलोजेंस है, ये हमारे हेलोजेंस ही तो है, ये जनरली जो भी हेलोजेंस है ये हमारे टर्मिनल पोजीशन पर ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। NH3, H2O, CFO, PCl5, 11 is O-, B-, 13 P+, 14 SO4 2-। ये क्या है आपके, ये आपके आयंस के स्ट्रक्चर हैं। अब देखो NH3 क्या है, NH3 अमोनिया, ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। H2O आपके हमेशा सेंट्रल, हाइड्रोजन तो आपका हमेशा सेंट्रल एटम ही होता है। ये 6 आ गए, यहाँ पे मैंने गलत बना दी थी, ये 6 ही हो गए, ठीक है। CFO, कार्बन, फ्लोरीन, एंड बाय द वे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, क्लियर कर लूँ कि अभी ये जो स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं ये करेक्ट नहीं है। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि करेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं।
अभी तो सिर्फ हमें क्या देखना है, उनके सिर्फ हम सीख रहे हैं अभी कि किस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या भरे जाएंगे, ये सारी चीज़ें जस्ट हम बेसिक वाली सीख रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर्स अभी इन्हीं ही बिल्कुल फाइनल स्ट्रक्चर्स हमें नहीं मानने हैं। अभी आगे हम खुद सीखेंगे कैसे सही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये PCl5 है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं, हेलोजन्स की ये रहे। ये रहे PCl5। ठीक है, अब हम आयंस के देखते हैं, आयंस के कैसे बनाएं। अब O नेगेटिव है। O नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एंटर हुआ है। ठीक है, एक ऑक्सीजन और एंटर हुआ है। पहले 6 होते थे, अब एक नेगेटिव साइन है तो एक और एंटर हुआ है। अब बोरॉन के अंदर बैलेंशियल होते हैं 3, बट अब एक नेगेटिव साइन लग गया है तो यहाँ 4 हो जाएगी इसके वैलेंशियल P+। अब P पॉजिटिव लगा है, इट मीन्स उसने अपना एक चार्ज दे दिया है। तो पहले फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, अब उसने एक दे दिया है, तभी तो +1 साइन आया है। तो यहाँ 4 एटम्स हो गए। SO4 2 नेगेटिव। नाउ इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। SO4 हमें ये तो पता है। ठीक है, अब 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, उसमें से 2 के पास नेगेटिव साइन होगा, तभी तो ये 2 नेगेटिव आया है। तो 2 एटम्स के पास क्या हो गए, 6 साइंस हो गए, एंड 2 के पास देखो इस O नेगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। O पॉजिटिव का ऐसा। ठीक है, तो जस्ट पहले हम O नेगेटिव बना लेते हैं। ये O नेगेटिव वाला है, ये O नेगेटिव वाले बन गए। ठीक है, इसके ऊपर पूरे पे कैसा साइन आ जाएगा, 2- का। अरे 1 मिनट, ये कैसे कर दिया। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो जो ये सिंपल वाले हमारे पास ऑक्सीजन बचे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एंड सल्फर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 6। सल्फर का देखो कैसे हुआ, 1 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो गए, 4 5 6। एक बारे में नहीं समझ आया, 2 क्वेश्चन 2-3 और देखते हैं सेम ही टाइप के। PCl4+, PCl4+ फॉस्फोरस के ये मैंने Cl+ का पहले ही काम कर दिया। ये 2 यहाँ 5 हो गए इसके। ये बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट PCl6-, PCl
6-, एक नेगेटिव का भी साइन आया है। सी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर हमें क्या चीज़ सीखनी है? ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों? बिकॉज देखो, जब भी हेलोजन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है? इसमें तो चलो कुछ नहीं, इसमें देखो कोई साइन वगैरह नहीं था, तो इसलिए हमने क्लोरीन का आराम से अरेंजमेंट कर दिया। बट जब भी हमारा हेलोजन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना, जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज काउंट होगा, सेंट्रल एटम पर चार्ज काउंट होगा। बिकॉज देखो, अगर मैंने इसे नेगेटिव ले लिया, हमारे किसी भी हेलोजन पे चलो नेगेटिव का साइन है, तो इसका तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने ले ली, बट हमें ऐसा नहीं करना है। सेंट्रल एटम के पास तब चार्ज चला जाएगा अगर हमारे पास हेलोजन है तो। इसलिए यहाँ पर PCl4+ में इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखो PCl4+ में कैसा होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब फॉस्फोरस पे 5 होते हैं, बट इसमें 4 हो जाएंगे क्योंकि प्लस चार्ज इसके ऊपर लग गया। ये बॉन्ड बन गया। अब PCl6+, 6- माइनस है। अब फॉस्फोरस के पास चला जाएगा ये प्लस, तो ये 5+6, 5+1 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ गए? 6। क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, अब थोड़े से 6-7 स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। ये कितना, 14, 15, 16, 17, ये आप खुद ट्राई करके देखो। अभी पॉज द वीडियो एंड देन सी द सॉल्यूशन। अब देखो, कार्बन एंड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल, बन गया। ऐसा बनेगा CO2 का स्ट्रक्चर। 18th PO4 3-। अब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन, कोई हेलोजन नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर ही चार्ज लगेगा। O-, 3 O- है एंड सिंपल एक O। सो P के पास कितना होता है? 5। ये 5 हमने बना लिए। 4 ऑक्सीजन से, तो देखो 4 ऑक्सीजन है। ये जो 3 ऑक्सीजन है, इनके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 आ गए, इसके में 6 है। अब देखो,
1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे। ठीक है, पूरे पे चार्ज लगा दो 3-। नाउ 19th है CC। ये तो बहुत इजी है, खुद ट्राई करो इसे। ये कार्बन यहाँ, क्लोरीन ये रहा, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। 20 होगा ये, XeO4। ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ये डबल बॉन्ड बन रहा है। (21) is XeO2F2। XeO2F2। सो ज़ेनॉन है, इसमें 6 8 के 8 हो गए। ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, एंड ये एक यहाँ फ्लोरीन लग गया, एक यहाँ फ्लोरीन लग गया। बाय द वे ये बिल्कुल भी करेक्ट स्ट्रक्चर्स हम नहीं बना रहे हैं, जस्ट अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, so this is how the structure would be made of XeO2 and F2। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, then we will start with the valence bond theory in the next lecture। तो limitations of Lewis theory क्या है, Lewis theory की क्या limitations हैं। ये जो theory है ये हमारे शेप एंड ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, बिकॉज देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसा था कि हमें कुछ शेप का ध्यान रखना है, कुछ ज्योमेट्री का ध्यान रखना है, एंड बॉन्ड एंगल का ध्यान रखना है इन मॉलिक्यूल्स में नहीं। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही मतलब अनेबल हो जाती है ये प्रूव करने के लिए, मतलब हाइपरवेलेंट एंड जो हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी एग्जिस्टेंस कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ये थ्योरी। तो ल्यूइस थ्योरी हमारे हाइपरवेलेंट या फिर हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हाइपोवेलेंट एंड ये हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके वैलेंस शेल के अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये उनके बारे में नहीं बता पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल PCl5, SF6, IF, BF। देखो हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइपरवेलेंट है PCl5, SF6, IF, एंड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है BF3, BeCl2, BeBCl2, BbR3। सो जो ये थ्योरी है ये नोबल गैसेस के कंपाउंड के एग्जिस्टेंस को भी बताने में अनेबल है। देखो अभी तो आप ये सोच रहोगे नहीं हमने तो इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, बट ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। आई एम सेइंग ना, ये स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है ये भी गलत बनाया है। आगे हम देखेंगे कैसे स्टेप वाइज हम करेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को भी बताने में अनेबल थी। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज हमारा लगता कैसे है। जो ये हम देखते हैं ये N2 माइनस N3 माइनस, ये सारी चीज़ें हम कैसे हमें चार्ज पता लगता है। तो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं,
फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स खुले घूमे पड़े हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, प्लस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O3 ओजोन, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? लेट सपोज ये 3 ऑक्सीजन है एंड डबल बॉन्ड तो है ही, हम आपको स्ट्रक्चर गिवन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हम गिवन कर रहे हैं एंड देन आपको बस ये बताना है इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, इस पर कितना है, वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है। लेट सपोज इसका A, B एंड इसका नाम C दे दिया। ठीक है। अब A के ऊपर कितना चार्ज है, A पर कितना चार्ज है, 6 माइनस, टोटल तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है ना। एंड कितने बॉन्ड इसने बनाए हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये बच रहे हैं 2, तो कितना चार्ज है इस पर, +1 चार्ज है। कितना चार्ज है, +1। दूसरा OB, इसे देखो 6 माइनस 2 + 4, 0 चार्ज। OC 6 माइनस 1 + 3 प्लस 1 मिनट 6 माइनस 1 प्लस ये -1, तो इस पर कितना चार्ज है, +1 0 -1। तो देखो टोटल जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया, 0 ही तो आ गया। तभी तो O3 के ऊपर कोई भी चार्ज हमें नहीं दिखता है। टोटल चार्ज इसका करो, +1 -1 +0, 0 ही नहीं आ गया। तो इसलिए तो O3 क्या है हमारा, न्यूट्रल। हमारे पास एजाइड आयन है। ठीक है। एजाइड आयन, आपको 3 स्ट्रक्चर्स हम दे रहे हैं, उसमें से बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इन 3 स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो पहले ही अगर निकाल कर देखो, इस एटम में चार्ज है 5 माइनस, 3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। तो कितना आ गया, इस पर तो 0 चार्ज है। 5 माइनस 4 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर घूम रहे हैं, कितने भी नहीं। तो इस पर कितना चार्ज है, +1 का। इसमें 5 माइनस 1 2 3 4 5 से 1 प्लस 6, तो कितना, -2 का इस पर चार्ज है। इसमें देखें 5 माइनस 1 + 6 -2 का चार्ज है। 5 माइनस 4 + 0 1 का चार्ज है। 5 माइनस 3 + 2 0 का चार्ज है। यहाँ पर 5 माइनस 4 + 2
-1 का चार्ज है। 5 माइनस 4 प्लस 0 1 का चार्ज है। 5 माइनस 4 4 प्लस 2, यहाँ पर -1 का चार्ज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है अब इसमें तो देखो, इसमें -2 आ गया, एक बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हुआ है, एक बिल्कुल कैटायन की फॉर्म में बैठा है, एक के ऊपर इतना चार्ज आ गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल मुझे ये वाला दिख रहा है। देखो तीनों लगभग बराबर, मतलब तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, -1 1 एंड -1। बट इसमें देखो 0 + 1 एंड देन -2 -2 1 एंड 0, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो इन द अबव स्ट्रक्चर दिस वन is the most stable because it has least formal charge on an atom। अगर हम इसका देखें तो इसमें कितना चार्ज है? इसमें -1 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है एंड इसमें +1 चार्ज है। इसमें कितना है? प्लस, एक मिनट -2 + 1 इज़ 1। तो ये हमारा N3 माइनस नहीं हो गया? N3 माइनस है ना? तो ये हमारा एजाइड आयन हम किसे कहते हैं? N3 माइनस को ही कहते हैं। सो अभी हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट करेंगे।